हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 5 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडल्स की जो हम लोग नॉर्मली फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं अपने डे टू डे कोर फाइनेंस रोल में, फिर चाहे वो आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्रोफाइल में या इक्विटी रिसर्च प्रोफाइल में, और इफ यू आर अ फंड मैनेजर, राइट। तो बात करते हैं इन फाइनेंशियल मॉडल्स की कि कैसे हम लोग इनको यूज करते हैं और इनका क्या पर्टिकुलरली मीनिंग है, राइट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग से। ये बेसिकली आपके जितने भी वैल्यूएशन मॉडल्स है उसका फाउंडेशन है। यानी आपको कोई भी वैल्यूएशन अगर कंपनी पे रन करना है तो सबसे पहले आपको 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग से डील करना पड़ेगा। तो 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग क्या है? 3 स्टेटमेंट मॉडलिंग इज बेसिकली मॉडलिंग 3 key statements of the company in a integrated framework, in a Excel spreadsheet. So ये 3 स्टेटमेंट कौन सी हैं? Income statement, cash flow statement, and balance sheet of the company. So with the help of these 3 statements, analyst is able to understand, how the company is doing in the past and how the company will perform in the future. तो ये मॉडल्स आपको हिस्टोरिकल एज वेल एज फ्यूचर नंबर्स को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं। और इन सब मॉडल्स में गाइस सब नंबर्स इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी अगर मैं सेल्स का नंबर चेंज करूंगा तो उसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे भी आएगा, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर मैं चेंज करूंगा तो उसका इंपैक्ट नेट इनकम में आएगा, और नेट इनकम का चेंज होगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट पे भी इंपैक्ट आएगा। यानी सबके सब नंबर्स, लाइन आइटम्स इंटरकनेक्टेड है। Now, how analysts use these models? So guys, with the help of these interconnected statements, analyst is able to see impact of changing any number on the final, say, cash balance of the company, future expansion plan of the company, debt repayment plans of the company. For example, अगर एनालिस्ट को लगता है कि अगर नेक्स्ट ईयर मेरा सेल्स 5% से ड्रॉप होता है, राइट, सो मेरा अगर एस्टिमेटेड सेल्स ग्रोथ है 15% और अगर उसमें 5% का डिक्रीज हो जाता है बिकॉज ऑफ सम चेंजेस इन द इकोनॉमिक कंडीशंस एंड ऑल इंडस्ट्री सिनेरियो, तो मैं देख सकता हूं कि अगर ये ग्रोथ 5% से कम होगा तो उसका अल्टीमेटली कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या इंपैक्ट आने वाला है, कंपनी के कैश फ्लोज पे कितना इंपैक्ट आएगा, और फाइनली अगर कंपनी को कोई भी मेजर डेट रीपेमेंट करना है एट द एंड ऑफ ईयर, तो वो उसके लिए कितना फंड्स कंपनी के पास अवेलेबल होगा, और अगर वो फंड सफिशिएंट नहीं है तो कंपनी एडवांस में अपना फंड रेजिंग का प्लान कर सकती है। So guys, this is what 3 statement modeling, right? Now let's move to the next type of models. So next type of modeling is financial feasibility models. These are very common type of models. इन models में हम लोग क्या करते हैं? इन models में हम लोग project की financial viability को check करते हैं। यानी before we commit any investment, any capex in a particular project, we try to understand कि क्या ये project financially viable है कि नहीं है। For example, समझने के लिए एक example लेते हैं कि suppose टाटा पावर, जो कि पावर प्रोजेक्ट्स में डील करता है, they are planning to invest say 5,000 crores into a solar power project. Okay, तो एक नया प्रोजेक्ट है जो वो लोग प्लान कर रहे हैं। Now 5,000 crores is a huge investment and suppose after committing this investment, टाटा पावर को ये लगता है कि ये प्रोजेक्ट इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसमें टाटा मोटर्स कुछ नहीं कर सकता बिकॉज आप 5,000 करोड़ पहले से कमिट कर चुके हो उस प्रोजेक्ट में, राइट। तो यू कैन नॉट टेक बैक दैट इन्वेस्टमेंट। तो इस केस में टाटा पावर क्या करेगा? टाटा पावर एक कंसल्टेंट को हायर करेगा या अपने इन हाउस जो भी उनकी कोर फाइनेंस टीम है उनको वो ये प्रोजेक्ट देगा और उनको बोलेगा कि मुझे इस प्रोजेक्ट का फाइनेंशियल वाइबिलिटी चेक करके बताइए, यानी इज दिस प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल और नॉट। तो आपको क्या करना है? आपको उस प्रोजेक्ट का सारा केपेक्स शेड्यूल बनाना है, रेवेन्यू एस्टिमेट करना है, कैश फ्लोज एस्टिमेट करना है, और उसके बेसिस पर आपको देखना है कि आपको कितना आईआरआर अर्न होगा, जनरेट होगा इस प्रोजेक्ट से अगर आप इसको टेकअप करते हैं। और अगर ये आईआरआर विच इज इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज मोर देन योर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, सो अगर टाटा पावर का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12% और अगर ये प्रोजेक्ट 14% रिटर्न अर्न करेगा, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे? आप सजेस्ट करेंगे अपने क्लाइंट को कि ये प्रोजेक्ट आपको टेकअप करना चाहिए, राइट। तो दिस इज व्हाट financial feasibility modeling, where you try to understand financial viability of the project, and these are normally used by capex heavy companies like infrastructure companies, manufacturing companies, or power companies, because their investment size is huge and you cannot do any mistake in deciding which project to take up and which project not to take up, because once you take this decision, then rolling back this decision cost is huge, right? So these are the second type of models. Now guys, let's move to the third type of modeling. So third type of modeling is accretion dilution modeling. Under accretion dilution modeling, we try to estimate impact of acquisition on the earnings of acquiring company. यानी इस एक्विजिशन की वजह से आपकी फ्यूचर अर्निंग्स पे क्या इंपैक्ट होगा, कि आपकी फ्यूचर अर्निंग्स इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी, और इसका इंपैक्ट हम लोग ईपीएस के बेसिस पे देखते हैं, यानी अर्निंग पर शेयर, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल से टाटा मोटर्स ने अभी रिसेंटली एक्विजिशन किया था एविको का, राइट, एन यूरोपियन कंपनी। नाउ
अगर मुझे ये देखना है कि टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर्स की अर्निंग्स का पर इस एक्विजिशन का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, तो मैं क्या बनाऊंगा, एक्विजिशन डाइल्यूशन मॉडल। यानी मैं देखूंगा कि विदाउट एक्विजिशन से टाटा मोटर्स की नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्टेड ईपीएस है 52 रुपीज, राइट, जस्ट एन एग्जांपल। Now post acquisition, which is how the EPS will change. So इस केस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्रीशन डाइल्यूशन मॉडल बनाएंगे, दोनों कंपनीज के परफॉर्मर नंबर्स को बनाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे और फिर हम लोग EPS कैलकुलेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ इंटीग्रेटेड नंबर्स ऑफ नेट इनकम एंड इंटीग्रेटेड नंबर ऑफ शेयर्स टू सी हाउ द EPS will change. Now post acquisition, suppose the earning per share is coming out 60 rupees and before acquisition it was estimated to be 52 rupees. I can clearly see that the EPS is changing by 8 rupees per share. And in this case, I'll say this acquisition is accretive. Yani on immediate basis, this acquisition is gonna to add value to the existing shareholders, right? But in the reverse case, if this EPS is decreasing from 52 to 48, then this is called a case of dilution, right? And this model will tell you, okay, this acquisition is a dilutive in the near future. So guys, this is what the use of accretion dilution model, हम इसको merger model भी बोलते हैं और इसका normally हम लोग use करते हैं to understand impact of acquisition on the existing shareholders earnings, यानी acquiring company के earnings पे shareholders के earnings पे क्या impact पड़ेगा. Now guys, let's talk about our fourth type of financial modeling technique, leverage buyout modeling. So leverage buyout modeling क्या होता है? As the name suggests, leverage buyout, yani buying out a company with the maximum use of leverage. Leverage means debt. So guys, with the help of LBO modeling, we try to understand, how much debt we can raise to buy out a target company, right? Now, in this case, as we are using maximum amount of debt, it is very important for the investor or acquirer to understand whether future cash flows of the target company will be able to survive this huge amount of debt which we are raising to do this acquisition, right? So, and also we try to understand कि इस acquisition के बाद, which we are doing with the maximum amount of debt, what surplus cash or profits are left for the equity investors and what sort of return we are able to earn for the equity investors, and are these in returns worth, taking so much risk of high leverage in this acquisition. तो guys, इसको समझने के लिए let's assume that a private equity fund, let's say KKR, is planning to do a leverage buyout of a SpiceJet aviation company. Now, suppose the total funds required of this acquisition, KKR is planning to fund this acquisition 60% from the debt and 40% from the equity. यानी major chunk कहाँ से आ रहा है? Debt से. Now, before they do this acquisition, before they commit any acquisition or any investment in this acquisition, they first want to understand कि क्या कंपनी, क्या SpiceJet के फ्यूचर कैश फ्लोज इस अमाउंट ऑफ डेट को, 60% ऑफ डेट को सर्विस कर सकते हैं या नहीं, राइट? और उसके बाद डेट रीपेमेंट के बाद हमारे पास कितना कैश फ्लोज बचेगा फॉर द इक्विटी इन्वेस्टर्स, राइट? सो विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडलिंग वी कैन अंडरस्टैंड कि क्या ये एक्विजिशन इन्वेस्टर्स के लिए फ्रूटफुल है कि नहीं. और अगर सपोज इस केस में आफ्टर पेइंग डेट का इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल पेमेंट, इन्वेस्टर्स को, इक्विटी इन्वेस्टर्स को से 25% का रिटर्न बचता है, राइट? तो इसका मतलब ये एक्विजिशन, ये एलबीओ काफी अच्छा रिटर्न देने वाला है शेयर होल्डर्स को, और मे बी केकेआर विल डिसाइड टू गो हेड विद दिस एक्विजिशन बिकॉज ये उसके हर्डल रेट से ज्यादा रिटर्न आ रहा है, राइट गाइस? सो दिस इज व्हाट द यूज ऑफ एलबीओ यानी लेवरेज बायआउट मॉडल, जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि फ्यूचर कैश फ्लोज क्या है, डेट स्ट्रक्चरिंग कैसे करना है और डेट का रीपेमेंट कैसे होगा, और फाइनली इक्विटी इन्वेस्टर्स का क्या रिटर्न आने वाला है, राइट गाइस? नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ टाइप ऑफ मॉडल, हैम मॉडलिंग. तो हैम मॉडलिंग क्या होता है गाइस? हैम मॉडलिंग इज जनरली यूज्ड बाय द बिडर्स व्हेन दे बिड फॉर एनी कॉन्ट्रैक्ट और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स. तो उसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैं इस किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को बिड करता हूं तो हमें क्या करना होता है, हमें उसका बेस्ट बिड देना होता है, ताकि अगर मेरा बिड बहुत ज्यादा है तो मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, और अगर बहुत कम है तो क्या होगा, मुझे लॉसेज हो सकते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ हैम मॉडलिंग वी ट्राई टू एस्टिमेट all the future cost, expenses, income, etc. to see at what minimum bid price this model is financially viable for me, right? और अगर उस बिड प्राइस पर अगर वो जो मिनिमम बिड प्राइस निकल के आता है, अगर उस बिड प्राइस पर अगर मुझे ये प्रोजेक्ट फाइनेंशियली वाइबल है तो वो मेरा फाइनल बिड प्राइस होगा इन दिस गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, राइट? तो हैम मॉडलिंग विल हेल्प मी टू अंडरस्टैंड टू व्हाट मिनिमम एक्सटेंट आई कैन गो टू गेट दिस प्रोजेक्ट
keeping this project financially viable for me. At the same time, it increases my chances of winning the bid compared to the competitors. Right guys? तो guys, इस तरह से हम लोग इन पांचों मॉडल्स को डिफरेंट सिनेरियोज में यूज करते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट, डिपेंडिंग अपॉन योर जॉब प्रोफाइल एंड ऑल. राइट, मे बी you may not be required to use all the 5 models in your current role, but अगर हाँ आपके different roles में different modeling requirement होता है. Right guys? Now guys, question ये आता है कि हम इन modeling techniques को सीखें कैसे. तो guys, इन modeling techniques को सीखने के लिए हमें क्या करना है? First, focus on the practical learning. Right? So what you should do first, you should start creating 3-step models, right? Where you should be able to link numbers, you should automate linkage, functioning of these numbers in the modeling, right? And you should also test different cases in your 3-step models, right? Different cases means changing the one assumption, see the impact on the other numbers. Then learn to interpret these numbers. You should be able to learn the final outcome of these models, right? What these numbers are saying, not just calculation part. Third, guys, start building practice model on the real companies, listed companies, where the financial data is easily available in the public domain. And guys, also please try to cross-check error in your models by checking whether the balance sheet numbers are matching or not, right? Lastly, guys, in case you want to, get the formal training on these techniques, so you can also join a program like what Wall Street School offer as a financial modeling course, where we'll give you hand-on experience on all the practical models with the real case studies, right? So in case you want to go for this course, you can, join us in our next batch. Okay guys, so for till then, please keep practicing more financial modeling and you will be more proficient in the coming days. Good luck.